नमस्कार दोस्तों, द एग्जाम केयर में आप सभी का स्वागत है। आइए हम स्टार्ट करते हैं। यूपी पुलिस के जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें पूछे गए हिंदी वर्णमाला से रिलेटेड सभी क्वेश्चन इसमें लाए गए हैं। तो जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी देखिए प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ओके, तो आप सभी लोग वीडियो के साथ आखिरी तक बने रहिएगा जिससे सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न समझ सकें और जो नहीं आ रहे हैं उसको याद कर लें। डेली एक टॉपिक का यहाँ पे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कराएंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हिंदी वर्णमाला से रिलेटेड क्वेश्चन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो सही पूर्ण रूपेण वर्ण विच्छेद वाला है। तो कृपण का वर्ण विच्छेद क्या होगा? तो इसका देखिए जो राइट आंसर है वो है डी। तो यहाँ पे कृपण का अगर हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा? क, उसके साथ री आएगा, फिर प, अ, ड़ और अ। तो ये जो डी ऑप्शन है ये हमारा क्या होगा? सही हो जाएगा। ठीक, तो कृपण का सही वर्ण विच्छेद जो है ये डी ऑप्शन है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें देखिए कह रहा है ओष्ठ दीर्घ स्वर का उदाहरण कौन सा है? तो जो ओष्ठ है दीर्घ स्वर का उदाहरण कौन सा है? तो यहाँ पे देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो है डी, ऊ। जो बड़ा ऊ है ये है। तो देखिए जो बड़ा ऊ है वो ओष्ठ दीर्घ स्वर का उदाहरण है। अन्य विकल्प जो है छोटा ऊ किसका है? ओष्ठ ह्रस्व स्वर का है, छोटी तालव्य ह्रस्व स्वर है और री जो है मूर्धन्य ह्रस्व स्वर है। बाकी सभी ह्रस्व स्वर है और जो ऊ है ये ओष्ठ दीर्घ स्वर है। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ओष्ठ अल्प प्राण घोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो जो ओष्ठ अल्प प्राण है ये घोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो यहाँ पे देखिए जो राइट आंसर है वह है बी, ब। जो ब है ये हमारा क्या है? ओष्ठ अल्प प्राण घोष वर्ण है। ठीक, बाकी जो भ है वो क्या है? ओष्ठ महाप्राण घोष वर्ण, और जो ब है वो ओष्ठ अल्प प्राण वर्ण, प जो है ओष्ठ अल्प प्राण अघोष वर्ण, और जो फ है ओष्ठ महाप्राण अघोष वर्ण। तो आप सभी इस चार्ट को भी याद कर लीजिएगा। तो हमारा जो यहाँ पे ओष्ठ अल्प प्राण घोष वर्ण है वह है ब। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें देखिए कह रहा है कौन सा तालव्य वर्ण नहीं है? तो कौन सा तालव्य वर्ण नहीं है? तो यहाँ पे देखिए जो स, य, च, स। तो यहाँ पे डी जो है ये हमारा क्या है? तालव्य वर्ण नहीं है। ठीक, तो स जो है क्या है? वर्ण तालव्य वर्ण नहीं है। तालव्य वर्ण के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं इसको भी देख लीजिए। छोटी, बड़ी, च, छ, ज, झ, य, स वर्ण आते हैं, बल्कि स जो है वो दंत वर्ण है। क्या है? दंत वर्ण, इसको याद रखिएगा। स हमारा क्या है? दंत वर्ण है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। च वर्ग में महाप्राण व्यंजन वर्ण कितने हैं? तो च वर्ग में जो महाप्राण व्यंजन है वह वर्ण कितने हैं? तो दूसरे और चौथे स्थान पे आने वाले जो वर्ण होंगे वो हमारा महाप्राण होगा, और बाकी जो पहला, तीसरा और 5वें स्थान पे आएंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे? अल्प प्राण। तो टोटल कितने हो गए महाप्राण? 2। तो 2 आंसर हमारा क्या है? राइट है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तो जो देवनागरी लिपि है इसका विकास देखिए किससे हुआ है? तो राइट आंसर है सी, ब्राह्मी लिपि से। तो देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है, और ब्राह्मी प्राकृतिक भाषा की क्या है? एक लिपि है। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कह रहा है इनमें से कौन सा वर्ण अघोष महाप्राण है? तो अघोष महाप्राण कौन सा है? तो यहाँ पे देखिए जो राइट आंसर है वो है ख। जो ख है वो हमारा अघोष महाप्राण है। बाकी जो ये ख का अघोष महाप्राण हो गया, झ जो है वो क्या है? सघोष महाप्राण, और च जो है अघोष अल्प प्राण, और र जो है सघोष अल्प प्राण होता है। तो इन सभी को भी याद कर लीजिएगा। ठीक, तो यहाँ पे जो पूछा था अघोष महाप्राण इनमें से कौन सा है? तो है ख। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कह रहा है क वर्ग में घोष व्यंजन वर्ण कितने हैं? तो क वर्ग में क्या है कि जो घोष व्यंजन वर्ण कितने हैं? 2, 4, 3, 1। तो क वर्ग में देखिए 3 हमारा घोष वर्ण व्यंजन होते हैं। तो घोष वर्ण व्यंजन क्या है? जिन ध्वनियों के उच्चारण में हमारा स्वर तंत्रियों में कंपन हो, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा क्या होता है? घोष व्यंजन कहलाते हैं। तो क वर्ग में जो तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ग होंगे क्या हो जाएगा? घोष व्यंजन कहलाएंगे। तो टोटल कितने हो गए? 3। तो 3 आंसर हमारा जो है वो राइट है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। संयुक्त व्यंजन का उदाहरण कौन सा है? तो संयुक्त व्यंजन का उदाहरण देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ज्ञ। ज्ञ हमारा संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है। ठीक, तो किससे बना होता है? तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ज्ञ हमारा ज और इ से मिलकर बना होता है। छ जो है हमारे पास 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है टोटल 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो ये छ है, त्र है, ज्ञ है और स्र है। ठीक, तो यहाँ पे छ किससे बना हुआ है? क और स से बना हुआ है। त्र किससे? त और र से बना हुआ है। स्र स और र से बना हुआ है। ज्ञ जो है ज और इ से बना हुआ है। ठीक, तो संयुक्त व्यंजन होता क्या है आप इसको भी देख लीजिएगा। जो व्यंजन 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मेल से बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे दिया है मूर्धन्य अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है?
तो जो मूर्धन्य अल्प प्राण व्यंजन है वह कौन सा है? तो इसमें देखिए ढ, म, ड, च, तो इनमें से जो राइट आंसर है वो है बी, ड। ड हमारा क्या है? मूर्धन्य अल्प प्राण। तो मूर्धन्य अल्प प्राण ड होता है। म क्या है? ओष्ठ अल्प प्राण व्यंजन है। च क्या है? तालव्य अल्प प्राण व्यंजन होता है। तो यहाँ पे ड है क्या है? मूर्धन्य अल्प प्राण। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। इनमें से कौन सा व्यंजन संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है? तो संयुक्त व्यंजन का अभी भी हमने बताया कि छ, त्र, ज्ञ और स्र, ये सभी संयुक्त व्यंजन होते हैं 4। तो इसमें से ये तो नहीं है, ड भी नहीं है, झ भी नहीं है, ये 36 है। ये कौन सा? ये वाला, ठीक, ये हमारा संयुक्त व्यंजन कहलाता है। तो यहाँ पे डी आंसर राइट है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए व्यंजन के बारे में दिया है, किसके बारे में? संयुक्त व्यंजन के बारे में। तो टोटल 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, तो चारों के बारे में यहाँ पे इसका एक्सप्लेन करके दिया हुआ है। तो आप देख लीजिएगा। छ जो है छत्री छ, क स से बना हुआ है, त्र जो है त र से, ज्ञ जो है ज य से, और स्र जो है स और र से, ठीक। ब्राह्मण, इनमें से किसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है? तो ओष्ठ किसका उच्चारण स्थान है? ग, च, त, प। तो प, फ, ब, भ, म, ये सब जो होते हैं प वर्ग के जितने भी वर्ग हैं, अक्षर हैं, सभी हमारा ओष्ठ होते हैं, ठीक। यहाँ पे देखिएगा आगे यहाँ पे दिया हुआ है कि जो ग वर्ग होता है, इसका मतलब क, ख, ग, क वर्ग के सभी कंठ है, और त वर्ग के सभी दंत होते हैं, और च वर्ग के सभी तालव्य होते हैं, ठीक। इन सभी को भी याद कर लीजिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें देखिए कह रहा है भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? तो अगर कोई भाषा है, इसकी सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण, पद, उच्चारण या शब्द? तो देखिएगा इसमें से सबसे जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, वर्ड। वर्ड जो होती है भाषा की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है, ठीक। यहाँ पे दिया है स्वर और व्यंजन। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड कहा जाता है, और वर्डों के 2 भाग में बांटा गया है, एक स्वर एक व्यंजन के रूप में। तो हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ड होते हैं? 12। इनमें स्वरों की संख्या कितनी है? 11। और कुल व्यंजन की संख्या कितनी है? 39। तो इनमें 2 अयोगवाह होते हैं, ये भी याद रखिएगा। तो ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं यहाँ से क्वेश्चन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें लिखिए कह रहा है 6 वर्ग किसके योग से बना है? अभी पीछे बताया जो 6 वर्ग है ये किससे बना हुआ है? क और स से बना हुआ है, ठीक। तो थर्ड आंसर क्या हो जाएगा? राइट। बाकी यहाँ पे सभी दिए हुए हैं, सभी का 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, चारों के बारे में याद कर लीजिएगा, बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। छ ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो ये किस में आएगा? च, छ, ज, तो च वर्ग में आएगा। तो च वर्ग होता क्या है? वो है तालव्य, ठीक। तो बी आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? राइट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। मूर्धन्य अल्प प्राण अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो मूर्धन्य अल्प प्राण अघोष व्यंजन का उदाहरण कौन सा है? तो यहाँ पे देखिए जो राइट आंसर है वो है ट। जो ट है ये देखिए क्या है? मूर्धन्य अल्प प्राण अघोष व्यंजन। तो प क्या है? अब बाकी के बारे में देख लीजिए। प हमारा ओष्ठ अल्प प्राण अघोष व्यंजन होता है। ड जो है मूर्धन्य अल्प प्राण सघोष होता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अघोष के बारे में बात किया था, ठीक। और यहाँ पे ट जो है मूर्धन्य अल्प प्राण अघोष वर्ण व्यंजन वर्ड है, और च जो है तालव्य अल्प प्राण अघोष व्यंजन है। तो इसमें से जो राइट आंसर वो है सी ऑप्शन, ठीक, मूर्धन्य अल्प प्राण अघोष व्यंजन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। स ध्वनि का उच्चारण स्थान इनमें से कौन सा है? तो जो स है यहाँ पे ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो इसका देखिए जो राइट आंसर है वो है डी, तालव्य। तो स देखिए किससे है? तालु से है, और छोटा वाला जो स होता है ये दंत है, ठीक। और जो यहाँ पे स है षटकोण स जिसे बोलते हैं, ये मूर्धन्य होता है। और ह क्या है? यह हमारा स्वर यंत्री या फिर कंठ जिसे भी बोला जाता है, ठीक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। इसमें देखिए कह रहा है इनमें से किस वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? तो कंठ तालु से कौन सा है? ह, ऐ, ओ, छ। तो यहाँ पे देखिएगा जो ऐ है ये हमारा कंठ और तालु दोनों से है, ठीक। तो ए ऐ का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ तालु होता है, इसको भी याद रखिएगा, ठीक। और अ आ का उच्चारण कंठ से, सिर्फ कंठ से, कंठ तालु नहीं है। अ आ का है सिर्फ कंठ से। छोटी ई और बड़ी ई का उच्चारण स्थान क्या है? सिर्फ तालु से होता है। छोटा ऊ बड़ा ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ से होता है, और ओ और औ का स्थान कंठोष्ठ होता है, मतलब कंठ और ओष्ठ दोनों से होता है, ठीक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। इसमें देखिए कह रहा है इनमें से कौन सा व्यंजन दंत ध्वनि है? तो दंत ध्वनि कौन सा है? छ, प, त, क। तो यहाँ पे देखिए जो दंत ध्वनि है वो हमारा है त, ठीक। त, थ, द, ध, ये सभी हमारे क्या हैं? दंत ध्वनि होते हैं। तो त व्यंजन दंत ध्वनि है। तो कंठ ध्वनि अ आ और क वर्ग जो होते हैं कंठ ध्वनि होते हैं। तालव्य ध्वनि जो होते हैं छोटी बड़ी च वर्ग और स और य। तो च वर्ग में ध्यान दीजिएगा सभी च, छ, ज, झ यहाँ सभी आ जाएंगे। मूर्धन्य ध्वनि में ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ यहाँ और स और र भी होते हैं। तो इस चार्ट को पूरा याद कर लीजिएगा, सभी आपको जितने ध्वनि हैं कहाँ से किससे बोले जा रहे हैं, कंठ तालव्य मूर्धन्य सभी याद हो जाएंगे, ठीक।
तो इस चार्ट को याद कर लीजिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं? तो जो ट वर्ग है इसमें देखिएगा कंठ, मूर्धन्य, तालव्य या फिर दंत। तो ट वर्ग जो होता है वो मूर्धन्य होता है। ठीक, ट वर्ग मूर्धन्य प्रकार का व्यंजन होते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 21। इनमें से कह रहा है कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? तो दंत कौन सा नहीं है ये बताना है। तो त, थ, द, ध, न। तो त वर्ग में सभी कौन से आएंगे? त, थ, द, ध, न। इसका मतलब ट वर्ग जो है ये हमारा दंत ध्वनि नहीं है। तो ट वर्ग कौन सा ध्वनि होता है? तो यहाँ पे देखिए ट वर्ग दिया है मूर्धा होता है। ठीक, तो ट वर्ग हमारा मूर्धा ध्वनि है। बाकी कंठ कौन से होते हैं सभी बार बार दे रहे हैं, तो यहाँ पे आप सभी लोग इसको अच्छे से देख के याद कर लीजिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। तो 22 में दिया है य, र, ल, व किस वर्ग के व्यंजन है? तो य, र, ल, व जो है यह किस वर्ग के हैं? अंतस्थ, तालव्य, ऊष्म, ओष्ठ। तो अंतस्थ व्यंजन होते हैं। य, र, ल, व क्या होते हैं? अंतस्थ व्यंजन। ठीक, और आ का वर्ग कंठ, ये देखिए बार बार दे रहा है, तो आप इसको अच्छे से देख के याद कर लीजिए। एक बार याद कर लेंगे सभी क्वेश्चन आसान बन जाएंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। इसमें कह रहा है दंत वर्ष महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो देखिए सभी जो यूपीएससी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, तो आप अच्छे से इसको देखिएगा। यहाँ पे देखिए दंत वर्ण महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण है। तो छ, थ, ध और ठ। तो जो यहाँ पे देखिए जो राइट आंसर होगा वह है ध। ध जो है हमारा क्या है? ध वर्ग दंत वर्ष महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का एक उदाहरण होता है। तो प्रत्येक वर्ग का जो पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण है वह अल्प प्राण व्यंजन होता है। इसको भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। बाकी इसका एक्सप्लेनेशन जो है यहाँ पे दिया हुआ है, व्याख्या। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। इनमें से तालव्य व्यंजन का उदाहरण कौन सा है? तो तालव्य व्यंजन का उदाहरण इनमें से कौन सा है? चारों ऑप्शन में जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, च, छ, ज, झ। क्या है? तालव्य। अभी बताया जो क, ख, ग, घ होता है वो कंठ होता है। तालव्य कौन से होते हैं? च वर्ग के होते हैं। तो च, छ, ज, झ सभी क्या है? च वर्ग के वर्ण है। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएंगे? तालव्य व्यंजन। बाकी जो कंठ व्यंजन है यहाँ पे देखिए क वर्ग है, तालव्य च वर्ग है, च, छ, ज, झ, य और स भी हमारा तालव्य आ जाते हैं। मूर्धन्य में ट, ठ, ड, ढ, ण और र और स हमारा मूर्धन्य में आ जाते हैं। इन सभी को भी याद कर लीजिएगा, जो आखिरी में दोनों दिए हुए हैं। दंत व्यंजन कौन से हैं? त, थ, द, ध, न और ओष्ठ व्यंजन प, फ, ब, भ, म, प वर्ग के। इस चार्ट को भी याद कर लीजिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। दंत वर्ष अल्प प्राण अघोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो यहाँ पे देखिएगा दंत वर्ण अल्प प्राण अघोष वर्ण, ये भी ध्यान दे कीजिए, सघोष नहीं अघोष के बारे में बात कर रहा है, वो भी अल्प प्राण, महाप्राण नहीं। तो महाप्राण होता है तो दूसरा और चौथा हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है? च, ठ, ट, त। तो डी जो है, त जो है ये हमारा क्या है? दंत वर्ण अल्प प्राण अघोष वर्ण। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। मूर्धन्य ह्रस्व स्वर का उदाहरण कौन सा है? तो मूर्धन्य ह्रस्व स्वर का उदाहरण इनमें से कौन सा है? री, उ, ए, ई। तो यहाँ पे देखिए जो है री। तो मूर्धन्य ह्रस्व स्वर, स्वर के बारे में बात कर रहा है, ये भी ध्यान दें सभी स्वर हैं, लेकिन मूर्धन्य ह्रस्व स्वर कौन सा है? री, ए ऑप्शन। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। इसमें कह रहा है जो ध्वनियाँ न स्वर न व्यंजन है उन्हें क्या कहते हैं? तो जो स्वर भी नहीं है और न ही व्यंजन है उन्हें हम क्या कहेंगे? अस्वर, उभय स्वर या फिर अस्वर व्यंजन, अयोगवाह। तो यहाँ पे देखिए जो न ही स्वर हो न व्यंजन उन्हें क्या कहेंगे? अयोगवाह। इसको याद रखिएगा, जो ध्वनियाँ न स्वर न व्यंजन उन्हें अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह वर्ण अनुस्वार, इसका मतलब यहाँ जो बिंदी है और यहाँ पे जो अंग अह में जो बिंदी आते हैं उनके विसर्ग के बारे में। इनका प्रयोग विभिन्न स्वर और व्यंजन के साथ आवश्यकता अनुसार होता है। ठीक, तो न स्वर और न व्यंजन होंगे उन्हें क्या कहेंगे? अयोगवाह। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। स का उच्चारण स्थान इनमें से कौन सा है? तो जो बड़ा वाला स है इनमें से इसका उच्चारण स्थान कौन सा होगा? दंत, कंठ, मूर्धा, तालु। तो स वर्ग कौन सा है? ये देखिए तालु, डी आंसर राइट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दे रखा है और आ हमारा कंठ से है, छोटी बड़ी च वर्ग और स या सभी तालव्य से हैं। तो इस चार्ट को भी अच्छे से देख लीजिएगा, यहाँ आपको मिल जाएंगे। ठीक, यहाँ पे देखिए स दिया हुआ है, स किससे है? तालव्य से। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। इनमें से कौन सा व्यंजन ऊष्म व्यंजन है? तो ऊष्म व्यंजन कौन सा है? ह, ट, ड, त। तो ऊष्म व्यंजन देखिए यहाँ पे देखिए ह ऊष्म व्यंजन है, तो ह क्या है? ए ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा, ऊष्म व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में क्या हो? श्वास वायु मुख से क्या हो? रगड़ खाते हुए निकलती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तो हिंदी भाषा में कुल 4 ऊष्म व्यंजन है, तो सिर्फ हिंदी भाषा में 4 ही ऊष्म व्यंजन है। तो चारों को याद कर लीजिए, कौन सा? स, 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 ह। तो ये 4 हैं। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। इनमें से किसका उच्चारण स्थान दंत है? तो दंत किसका उच्चारण स्थान है? ग, त, प, च। तो यहाँ पे देखिएगा अभी जो इससे पहले सभी बताए हुए हैं, कंठ क्या होता है? क वर्ग और आ और ह सभी होते हैं।
तालव्य जो है यहाँ पे ये सभी हैं, मूर्धन्य ये हैं। तो हमें दंत बताना था, दंत क्या है, त वर्ग और ल और स। तो त वर्ग में देखिए यहाँ पे त आ गया है पहले, तो सी आंसर क्या हो जाएगा, राइट है। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। इनमें से कौन से व्यंजन अंतस्थ व्यंजन है? तो अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं, यह रला हुआ सभी अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं, इसको याद रख लीजिएगा। ठीक, क ख ग घ, क ख ग घ ये कभी क्या है, कंठ व्यंजन होते हैं। तो यहाँ पे अंतस्थ व्यंजन के बारे में बात कर रहा है, तो क्या है, ये हमारा यह रला हुआ हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। इनमें से किन वर्णों को व्यंजन कहा जाता है? तो ऐसे कौन से वर्ण हैं जो व्यंजन कहेंगे, जिनका उच्चारण स्वरों के वर्णों की सहायता से किया जा सके, या फिर जो बालाघात हो, या फिर जिनका उच्चारण संभव नहीं है, जो कठिनता से उच्चारित हो। तो ध्यान दीजिएगा, व्यंजन वो होते हैं जो स्वरों के वर्णों की सहायता से, स्वर की सहायता से क्या करते हैं, उच्चारण होते हैं, तो उन्हें क्या कहेंगे, व्यंजन कहा जाता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे राइट है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। इसमें देखिए क्या है, ओष्ठ अल्प प्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो जो ओष्ठ अल्प प्राण घोष व्यंजन है वो कौन से हैं, फ प ब व। तो यहाँ पे देखिए जी, इसका राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर बी, ब। तो ओष्ठ प फ ब, तो सभी प वर्ग के ओष्ठ व्यंजन होते हैं। अल्प प्राण घोष कौन से हैं, ब है। ठीक, आते हैं यहाँ पे देखिए आगे भी सब दिया हुआ है। फ जो होता है ओष्ठ स्पर्श अघोष महाप्राण होते हैं, होता है ओष्ठ स्पर्श और अघोष और अल्प प्राण होते हैं। वह जो है सभी के बारे में, ऑप्शन के बारे में सभी दिए हैं, दंतोस्थ सघोष अंतस्थ और अल्प प्राण होते हैं। तो यहाँ पे ब क्या है हमारा, ओष्ठ अल्प प्राण घोष व्यंजन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। कंठ अल्प प्राण व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो कंठ भी हो और अल्प प्राण व्यंजन भी हो, तो कौन सा है, ग थ फ घ। तो यहाँ पे देखिए जो इसका राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर ए, ग। तो ग देखिए हमारा क्या है, कंठ अल्प प्राण वर्ग का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे देखिएगा सभी स्पर्श व्यंजन के बारे में बात किया गया है। तो क वर्ग, च, ट, त, प, तो इनमें कौन कौन सा कहाँ से बोला जाता है, सभी इसको देख लीजिए। एक बार याद कर लेंगे तो हमेशा के लिए सभी क्वेश्चन पे रहेंगे। अंतस्थ व्यंजन देखिए यह रला हुआ होता है, जो जीभ, तालु, दंत और ओठों के परस्पर सटने से होता है, तो अंतस्थ व्यंजन जिसे अर्धस्वर कहलाते हैं। उष्म व्यंजन जो है स, 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 ह होते हैं, इनका उच्चारण स्थान रगड़ या घर्षण से उत्पन्न उष्म वायु से होता है। ठीक, तो इन सभी को भी देख लीजिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। तो इसमें देखिए कह रहा है, इनमें से च वर्ग के वर्णों का उच्चारण स्थान कौन सा है? जो च वर्ग है इनके वर्णों का उच्चारण स्थान कौन सा है, दांत, कंठ, तालु, मूर्धा। तो कंठ जो है च वर्ग, क वर्ग का होता है, क, और तालु जो होता है किससे होता है, च वर्ग का। तो च वर्ग पूछ रहा था तो आंसर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। इनमें से किस शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है? तो जो री है इसकी मात्रा का उपयोग किसमें हुआ है, वृष्टि, क्रिया, रिपु या फिर वर्षा। तो इसमें देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वृष्टि। तो यहाँ पे जो व्री में ये वाला जो खींचा गया है ऐसे, ये वाला, तो यही हमारा क्या है, री कहलाता है। ठीक, तो ये आंसर यहाँ पे राइट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब री की मात्रा वाले अन्य शब्द जो है इसको भी देख लीजिए, कृतज्ञ, कृष्ण, सृजन, ये सभी री लगे हुए हैं। 38 देखते हैं, इनमें से संवृत्त स्वर कौन सा है? तो संवृत्त स्वर भी होते हैं, तो संवृत्त स्वर कौन सा है, ओ, औ, छोट बड़ी ई और अ। तो यहाँ पे जो बड़ी ई है इसी को संवृत्त स्वर भी कहा जाता है। तो संवृत्त स्वर देखिए यहाँ पे दे रखा है, संवृत्त स्वर या ऊंचा स्वर ऐसी स्वर ध्वनि होती है जिनमें बिना व्यंजन की ध्वनि बनाए जिह्वा को मुंह में जितना संभव हो सके उतना ऊंचा और तालु से समीप रखा जाए। उदाहरण के लिए बड़ी ई एक संवृत्त स्वर है, तो इसको देख लीजिएगा अपना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। इसमें दे रखा है, मूर्धन्य महाप्राण अघोष व्यंजन वर्ण कौन सा है? तो मूर्धन्य महाप्राण अघोष व्यंजन, तो छ, ध, ठ, फ, भ, तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो मूर्धन्य भी हो, पहले देखिए मूर्धन्य को देखा करिए, तो मूर्धन्य कौन से आते हैं, ट, ठ, ड, ढ सभी मूर्धन्य स्वर होते हैं। तो ट, ठ किसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, तो बी आंसर हमारा क्या हो जाएगा, राइट। ठीक, च, छ, ज ये तालु हो जाते हैं, क्या हो जाएगा, तालु। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। तालव्य महाप्राण अघोष व्यंजन का वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तालब के बारे में देखिए, तालब क्या होता है, च वर्ग, च में किसमें आ रहा है, च, छ, तो यहाँ पे छ। ठीक, और यहाँ पे और भी देखिएगा कि महाप्राण भी होने चाहिए। तालव्य तो च वर्ग पूरा होता है, च, छ, ज, झ, लेकिन यहाँ पे महाप्राण और अघोष भी होनी चाहिए, तो वो छ है सिर्फ। ठीक, झ नहीं है, इसको याद रखिएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, सघोष, ये अल्प प्राण में आता है, यहाँ पे महाप्राण पूछा है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। जिसमें दे रखा है, कंठोष्ठ दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो कंठोष्ठ जो कंठ और ओष्ठ दोनों से है उसका दीर्घ स्वर वर्ण उदाहरण बताना है। री, उ और औ और ए।
तो यहाँ पे देखिए जो औ है वो हमारा क्या है, कंठोष्ठ व्यंजन होते हैं, कंठोष्ठ स्वर हैं, ठीक। तो दीर्घ स्वर में है, ध्यान दीजिएगा, दीर्घ भी है। तो यहाँ पे औ कंठोष्ठ दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण है। बाकी कंठ ध्वनि कौन से हैं, तालव्य कौन सा है, मूर्धन्य कौन सा है, ये बार बार इसको यहाँ पे देखिए आंसर मिल रहा है और इससे क्वेश्चन बार बार बनते हैं। तो आप सभी लोग अच्छे से इसको देख लीजिएगा और याद भी कर लीजिए एक बार में, ठीक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। कंठ तालव्य दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण कौन सा है। तो कंठ तालव्य दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण कौन सा है, तो कंठ भी हो तालव्य भी हो। तो कंठ तालव्य कौन सा है, ध्यान दीजिएगा, ए। जो ए है, ए हमारा क्या होता है, कंठ तालव्य और स्वर होने चाहिए। तो स्वर सभी है लेकिन यहाँ पे दीर्घ स्वर के बारे में बात कर रहा है, तो ए आई हो जाएगा, ठीक। ये एक कंठ तालव्य दीर्घ स्वर वर्ण है। ए आई दोनों स्वर का उच्चारण स्थान कंठ तालव्य से होता है। तो ध्यान दीजिएगा, कंठ तालव्य से ए आई दोनों होते हैं, ठीक। ओ औ का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठोस्थ होता है, कंठ और ओठ से। यहाँ पे कंठ और तालव्य है। छोटा व बड़ा ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है और आ का उच्चारण स्थान कंठ है। छोटी बड़ी का उच्चारण स्थान क्या है, तालु। और री जो है, इसको भी याद रखिए, री का उच्चारण स्थान क्या होता है, मूर्धा। तो ये भी चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी को देख के याद कर लीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। कंठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है। तो जो कंठ महाप्राण घोष वर्ण है, ध्यान दीजिएगा, कंठ पहले होनी चाहिए। तो कंठ कौन से होते हैं, क ख ग घ वाले होते हैं। तो यहाँ पे क भी है, ख भी है, अंग भी आ गया, तो क्या हो जाएगा, और ह भी आ गया। तो महाप्राण भी देखना है, तो महाप्राण और घोष व्यंजन, तो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे ह हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे देखिए ह वर्ण कंठ महाप्राण घोष वर्ण का उदाहरण है। बाकी जो क है वो क्या है, कंठ तो है लेकिन अल्प प्राण में है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक। और जो ख है, कंठ तो है, महाप्राण भी है, लेकिन यहाँ पे घोष व्यंजन के बारे में, घोष का मतलब होता है सघोष के बारे में बात कर रहा है एक तरह से। यहाँ पे अघोष ये है, ख क्या है, अघोष है, इसलिए नहीं हो पाया यहाँ पे। और अंग जो है, अंग के बारे में कंठ तो है अल्प, लेकिन क्या है, अल्प प्राण, यहाँ पे महाप्राण के बारे में बात कर रहा था, ठीक। तो जो हमारा डी है वो आंसर राइट हो जाएगा। सभी में अंतर आप देख लीजिएगा, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। इनमें से कौन सा वर्ड अघोष है। तो अघोष वर्ड इसमें से कौन सा है, तो देखिए इसमें से जो राइट आंसर है वो है च। तो अघोष वर्ड क्या है, च। बाकी जो हमारे सभी हैं, सभी क्या हैं, सघोष वर्ड में आते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। यहाँ पे दे रखा है मूर्धन्य अल्प प्राण घोष वर्ड, घोष व्यंजन वर्ड का उदाहरण कौन सा है। तो मूर्धन्य भी होनी चाहिए, अल्प प्राण होनी चाहिए, महाप्राण नहीं, और घोष भी होने चाहिए, और व्यंजन भी। तो पहले मूर्धन्य देखते हैं, तो ट ठ ड ढ सब मूर्धन में आते हैं। तो ठ भी आ गया, ड भी आ गया, ट ठ ड ढ न। बाकी इन्हीं दोनों में से कोई एक आंसर होगा। तो यहाँ पे जो है अल्प प्राण के बारे में बात कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, ड। ठ क्या है, ये हमारा महाप्राण होता है, तो ये नहीं होगा, हमारा बी आंसर राइट हो जाएगा, ठीक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46। ओष्ठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है। तो ओष्ठ होना चाहिए पहले, इसके बाद महाप्राण देखेंगे, फिर घोष व्यंजन देखेंगे। तो ओष्ठ, ओष्ठ मीन्स जो ओठ के माध्यम से बोला जाता है। तो प फ ब भ म होता है, तो प नहीं है, फ है, प फ ब भ भी है, और म, इनमें से म नहीं है। तो इन्हीं दोनों में से कोई एक आंसर होगा। तो कौन सा हो जाएगा, महाप्राण के बारे में बात कर रहा है, और उसके बाद घोष होना चाहिए। तो प फ ब, अब भ, जो बी है, बी आंसर यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो भ वर्ड क्या होता है, ओष्ठ भी होता है, महाप्राण भी होता है, और घोष वर्ड व्यंजन होता है। लेकिन फ क्यों नहीं है, फ इसलिए नहीं है, यहाँ पे अघोष वर्ड है। तो यहाँ पे क्या पूछा था, घोष वर्ड, ठीक। तो यहाँ पे ये फ अघोष होने के नाते हमारा ये आंसर नहीं है, क्या हो जाएगा, बी, भ। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। मूर्धन्य अल्प प्राण अघोष वर्ड का उदाहरण कौन सा है। तो पहले मूर्धन्य देखेंगे, मूर्धन ट ठ ड ढ सभी आते हैं। तो ट आ गया, ठ आ गया, ड, ये तो नहीं हो पाएगा। अल्प प्राण के बारे में बात कर रहा है, तो अल्प प्राण देखिए इनमें से कौन सा हो जाएगा, ये ट। ट जो है हमारा एक अल्प प्राण है, और अघोष भी है, ये भी ध्यान देंगे। अल्प प्राण भी देखना है, अघोष भी, दोनों चीज़ देखना है, ठीक। तो यहाँ पे ट हमारा राइट आंसर है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी इसका एक्सप्लेनेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। तो इसमें देखिए 48 में इनमें से कौन सा व्यंजन उष्म है। तो उष्म व्यंजन बताए थे कि स स स ह। तो स स स ह का मतलब ये वाला स क्या है, उष्म व्यंजन आता है। कंठ जो है यहाँ पे है, तालु जो है यही दिया हुआ है, मूर्धा यहाँ पे है। तो ये चार्ट बार बार आ रहा है, तो इस चार्ट को ही याद कर लीजिए, जिससे कि सभी जो क्वेश्चन आएंगे वो सभी आसान हो जाएंगे, ठीक। आप याद करे रहेंगे तभी आसान होंगे। 49 देखते हैं, घ ग ड ढ त, इनमें से कितने अघोष व्यंजन हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अघोष के बारे में बात कर रहा है, सघोष नहीं। तो अघोष व्यंजन इसमें टोटल कितने हैं, सिर्फ 2 हैं। कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे देखिएगा, त और ठ,
ये दोनों हमारा अघोष व्यंजन है। बाकी घ, ग और ड सभी हमारे सघोष व्यंजन होते हैं। तो सघोष अघोष होता क्या उसको देख लीजिए। तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर ध्वनि तंत्रों में कंपन होती है उन्हें घोष या सघोष वर्ण कहते हैं। और प्रत्येक वर्ग जो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग सभी होते हैं, तो प्रत्येक वर्ग का जो तीसरा, चौथा और पाँचवां वर्ण है उस और सारे स्वर और य, र, ल, व, ह सभी सघोष होते हैं। तो सघोष को याद कर लीजिए अच्छे से, कौन कौन से, तीसरा, चौथा और पाँचवां, मतलब तीसरा, चौथा और पाँचवां जो वर्ण होते हैं सभी वर्ग के, क वर्ग हो चाहे च वर्ग चाहे ट वर्ग, इन सभी के तीसरा, चौथा, पाँचवां क्या होंगे, वो हमारा सघोष होता है, सघोष वर्ण। और य, र, ल, व, ह ये भी सघोष होते हैं। और साथ ही सारे स्वर जो होते हैं हमारे 11 सभी के सभी सघोष होते हैं। तो हमें अघोष पूछा है, तो घ, ङ, ड सभी हमारे तीसरे, चौथे, पाँचवें पे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, त और ठ ये हमारे अघोष व्यंजन कहलाएंगे। इसके अलावा जो होंगे सभी अघोष व्यंजन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 50, तालव्य महाप्राण घोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है। तो तालव्य कौन सा है पहले देख लेते हैं। तो च वर्ग जो होता है वो हमारा तालव्य होता है। तो च, छ, तो ये घ तो नहीं आएगा, यहाँ आ सकता है, और झ भी आ सकता है, ठीक। और छ, च, छ, ज, झ, छ भी है, छत्री छ ये भी आ सकता है। तो इनमें से देखिए जो महाप्राण के बारे में बात कर रहा है, और सघोष भी होना चाहिए, घोष मतलब सघोष भी कर सकते हैं। तो इनमें से क्या हो जाएगा, झरना झ। तो सी आंसर राइट है यहाँ पे, ठीक। तो तालव्य में च वर्ग आ गया, उसके साथ साथ महाप्राण में कौन सा है, झरना झ। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 51, इसमें कह रहा है कंठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है। तो जो कंठ और महाप्राण घोष व्यंजन होना चाहिए। पहले कंठ क, ख, ग, घ ये सभी हमारे कंठ होते हैं, महाप्राण भी हो और घोष भी हो। तो क, ख, ग, घ यहाँ पे देखिए घ आ गया, ग भी आ गया, इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा, ये दोनों तो कट गए। तो बाकी घ, ग में कौन सा हो जाएगा, महाप्राण के बारे में बात कर रहा है तो महाप्राण कौन सा है, घ है, ठीक, ग नहीं है, ये अल्प प्राण में आता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन अघोष है। तो अघोष व्यंजन के बारे में बात कर रहा है। तो अघोष व्यंजन क्या होता है, तो यहाँ पे पहले हम देख लेते हैं। देखिए पहला और दूसरा, पहला दूसरा जो वर्ण होते हैं वो हमारे अघोष वर्ण होते हैं। तो पहला दूसरा कौन से हैं, क, ख ये आ गया, च, छ, ज ये तो नहीं है, क, ख, ग ये तीसरे पे है, क, ख, ग, घ ये चौथे पे है, नहीं होगा। तो मतलब ख आंसर क्या हो जाएगा, राइट। तो ये आंसर देखिए यहाँ पे राइट दिया हुआ है, तो ख हमारा अघोष है। बाकी सघोष जो होते हैं वो तीसरे, चौथे और पाँचवें, प्रत्येक वर्ग के तीसरे, चौथे, पाँचवें वर्ड को क्या कहते हैं, सघोष। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 53, इसमें देखिए कह रहा है हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है। तो जो हिंदी वर्णमाला है उसमें व्यंजन वर्णमाला कितने हैं ये बताना है। तो 25, 33, 29 और 31। तो इसका देखिए जो राइट आंसर है वह है 33। तो हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन क्या है, 33 व्यंजन वर्ण है और 11 हमारे स्वर हैं, ठीक, 11 स्वर हैं, ये भी याद रखिए। अयोग वाह जो है 2 हैं, और द्विगुण हमारे 2 हैं, और संयुक्त व्यंजन हमारे 4 होते हैं, ठीक। इन सभी को मिला लेंगे तो टोटल 52 होते हैं, और 52 में 33 हमारा क्या है, हमारा व्यंजन वर्ण आते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 54, कंठ अल्प प्राण व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है। इससे देखिए क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, तो आप जितना हो सके कंठ, ओष्ठ, तालव्य, मूर्धन्य सभी याद कर लीजिए एक बार में, जिससे क्वेश्चन सभी आसान हो जाएंगे। तो कंठ जो है, कंठ क, ख, ग, घ में आते हैं, ठीक। और अल्प प्राण भी होना चाहिए, तो क, ख, ग, घ अंग। तो क के देखिए वर्ग में कौन सा आएगा, सिर्फ अंग आएगा, तो डी आंसर यहाँ पे राइट हो गया, ठीक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 55, इज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है। जो इज्ञा है, ज्ञानी ज्ञा, यह किन वर्णों के संयोग से बना है। तो इससे पहले हमने ऐसा क्वेश्चन करा चुका है, तो आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए जो इज्ञा है इससे बना है, वो ज और इया से बना है, ठीक। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। बाकी 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, तो आप उन चारों में से याद कर लीजिए। छ किससे बनता है, त्र किससे बनता है, ज्ञ किससे बनता है, ठीक, और स्र किससे बनता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 56, इसमें कह रहा है जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्राएं लगती हैं उसे क्या कहते हैं। तो ऐसा कोई स्वर है जिसमें क्या हो 2 मात्राएं लगती हो, उन्हें क्या कहेंगे, संयुक्त स्वर, गुरु स्वर, मूल स्वर, लघु स्वर। तो क्या कहेंगे, गुरु स्वर। तो जिन स्वर के उच्चारण में 2 मात्राएं लगती हैं उसे गुरु स्वर, और एक मात्रा एक को ह्रस्व स्वर या फिर लघु स्वर कहते हैं, ठीक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 57, स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी है। तो जो स्पर्श वर्ण हैं उनकी संख्या कितनी है, 11, 3, 14, 25। तो टोटल कितने हैं स्पर्श वर्णों की संख्या, 25 है, ठीक। तो इसमें से कौन कौन से, जो क वर्ग में कंठ, तालु, दंत आदि से स्पर्श से किया जाता है, स्पर्श वर्ण कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में टोटल कितने हैं, 25। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 58, इनमें से किसके बिना कोई व्यंजन उच्चारित नहीं किया जा सकता। तो कोई व्यंजन जो है उच्चारण उसका नहीं किया जा सकता, किसके बिना, स्वर के बिना, उपसर्ग के बिना, अनुस्वार के बिना, या फिर विसर्ग के बिना। तो स्वर के बिना कोई भी जो हमारा व्यंजन है
वह अधूरा होता है, उसका उच्चारण नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है स्वर बहुत जरूरी है, तो ए आंसर राइट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। प्रयत्न के आधार पे ल किस प्रकार की ध्वनि है? जो ल है वह किस प्रकार की ध्वनि है? उत्क्षिप्त, प्रकंपित, पार्श्विक या फिर संघर्षहीन। तो जो प्रयत्न के आधार पे अगर बात करें तो ल हमारा क्या होता है? पार्श्विक ध्वनि होता है। ठीक, प्रयत्न के आधार पे ल पार्श्विक ध्वनि है, जबकि हिंदी वर्णमाला में यह अंतस्थ वर्ण के अंतर्गत आता है। यह और ल वह क्या होते हैं? अंतस्थ वर्ण होते हैं। लेकिन अगर प्रयत्न के आधार पे बात करें तो पार्श्विक किस प्रकार की ध्वनि होती है? पार्श्विक ध्वनि होती है। आते हैं यहाँ पे देखिए संघर्षी ध्वनि भी दिया हुआ है, स स स ह, ये हमारा क्या है? संघर्षी या फिर प्रकंपित या फिर लुंठित जो ध्वनि होती है वो आर होती है, र। तो इन सभी को भी देख लीजिएगा। उत्क्षिप्त ध्वनि क्या क्या है? ड ढ, ड और ढ। और संघर्षी ध्वनि यहाँ पे दिया हुआ है। प्रकंपित और लुंठित ध्वनि जो होते हैं वो र होते हैं। आप प्रकंपित कर दीजिए या फिर लुंठित कर दीजिए। और अर्थ स्वर क्या होते हैं? य व। तो ये भी चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनना पॉसिबल है। तो ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको इस चार्ट को अच्छे से पढ़ के याद कर लीजिएगा कौन क्या है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। इनमें से किसका उच्चारण स्थान कंठ है? तो कंठ देखिए क ख ग, तो ग क्या है? कंठ है, बहुत पहले से बताया जा रहा है। तो आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 61 में तालब महाप्राण घोष व्यंजन वर्ग का उदाहरण कौन सा है? तो तालब देखेंगे च वर्ग में आता है, तो च छ ज झ, तो इन दो ठो आया है। तो इन दोनों में कौन सा हो जाएगा जो महाप्राण हो और क्या हो? घोष वर्ड भी हो, घोष व्यंजन वर्ड हो। तो इसमें देखिए जो राइट आंसर है वो है सी। सी क्या है? घोष वर्ड भी है, और छ जो है ये हमारा घोष वर्ड नहीं है। ठीक, घोष वर्ड क्या होता है? तीसरा, चौथा और पांचवा होते हैं। या च के बाद छ आ गया, ये दूसरा है, तो ये नहीं होगा। सी आंसर राइट है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? तो जो हिंदी है इसमें वर्णों की संख्या कितनी है टोटल? तो देखिए 50, 53, 52, 51, तो 52, टोटल 52 वर्ण होते हैं। तो 52 में कौन क्या क्या है इसको देख लीजिए। स्वर कितने होते हैं हमारे? 11। देखिए अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ और री भी हमारा एक स्वर है। तो सभी को मिला के 11 स्वर हो गया। क वर्ग में टोटल 5 आएंगे, च वर्ग में 5, ट वर्ग में 5, त वर्ग में 5, ऐसे प वर्ग में 5। तो ऐसे करके आगे हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए दे रखा है त वर्ग, प वर्ग और य र ल व 4 वर्ड होते हैं। स स स ह 4 वर्ड, छत्र ज्ञ स्र 4 वर्ड। उत्क्षिप्त व्यंजन ड ढ होते हैं 2 वर्ड, और अयोग व अंग अह 2 वर्ड यहाँ होंगे। और 11 स्वर 41 व्यंजन टोटल मिला कितना हो गए हैं? 52 स्वर। तो ये चार्ट तो आप अच्छे से देख ही लीजिए, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित में से किस व्यंजन को उच्चारण स्थान तालु से होता है? अब देखिए तालु की बात कर रहा है, तो तालु किससे होता है? च वर्ग, च के मिक्स में आएगा, च छ ज झ, तो ज में आ गया, तो सी आंसर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक, बाकी इस चार्ट को बार बार आ रहा है तो याद कर लीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित में से कौन सा उष्म व्यंजन है? उष्म व्यंजन बताए थे जो स स स ह, तो स स स तीनों स तो है नहीं, सिर्फ ह आ गया, तो यहाँ पे डी आंसर राइट हो जाएगा। देखिए ह एक उष्म व्यंजन है। आते हैं देखिए टोटल उष्म व्यंजन जो होते हैं वो हमारे कुल कितने हैं? 4। तो 4 में कौन? स स स ह, इसको अच्छे से देख लीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो जो अनुनासिक स्वर होते हैं उनका उच्चारण स्थान बताना है, कौन सा होगा? नाक मुंह, मुंह नाक ओष्ठ। तो नाक मुंह से अनुनासिक, नासिक मीन्स नाक से दिख ही रहा है, तो ध्यान दीजिएगा अनुनासिक मतलब नाक और मुंह दोनों से होता है। ठीक, ये आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। किसका उच्चारण स्थान दंत है? तो दंत कौन सा होता है? तो देखिए त थ द ध न, तो त वर्ग जो है उसका उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत। तो त थ द ध न किस में आ रहा है? यही बी। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी दे रखा है सभी क वर्ग और आ कंठ होते हैं। च वर्ग च छ ज झ ये सभी होंगे, उसमें ई जोड़ देंगे तो तालु, ये तालु से उच्चारण स्थल होते हैं। ट वर्ग ट ठ ड ढ न और री मूर्धा होते हैं। त वर्ग दंत होते हैं। प वर्ग छोटा ऊ बड़ा ऊ दोनों मिला के सभी क्या हो जाएंगे? प वर्ग मीन्स प फ ब भ म सभी लेके, और छोटा ऊ बड़ा ऊ ओष्ठ होते हैं। ए आय जो हमारा है कंठ तालु होते हैं। ठीक, और ओ और क्या होते हैं? कंठोष्ठ होते हैं, कंठ और ओठ। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। इनमें से री का क्या अर्थ है? मतलब यहाँ पे री जो है इसका क्या है? व्यंजन है, दोनों है, संयुक्त व्यंजन है, फिर स्वर? तो व्यंजन है या फिर संयुक्त व्यंजन है या फिर स्वर है या फिर दोनों है? तो यहाँ पे देखिएगा जो री है वो हमारा एक प्रकार का स्वर होता है। स्वर में बताए थे कि आ इ ई उ ऊ और री भी आता है, और ए ऐ ओ औ सभी क्या है? स्वर होते हैं। ठीक, स्वर। और बाकी इनके मूल स्वर अ ई उ री हैं। संयुक्त स्वर ए ऐ ओ और होते हैं। तो संयुक्त स्वर भी ध्यान दीजिएगा, छोटा ए बड़ा ए ऐ और ओ और औ। और हरस स्वर देखिए यहाँ दे रखा है अ आ उ और री, ये हमारा हरस स्वर है। स्वर में तो आते हैं लेकिन किसमें? हरस स्वर में। और दीर्घ स्वर कौन कौन सा है? आ ई
छोट बड़ा ऊ, ए ऐ ओ औ, ये हमारे दीर्घ स्वर होते हैं। तो ये भी चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक, वीडियो को पुश करके आते हैं नंबर 69। हिंदी शब्दकोश में जो छ है का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो ये वाला जो छ है इसका क्रम किस वर्ण के बाद आएगा? तो देखिए ज्ञ, ह, त्र, क। तो छ, त्र, ज्ञ। तो ऐसे आप यहाँ पे देखेंगे तो ये नहीं होगा, यहाँ पे डी आंसर यहाँ पे राइट है। कैसे राइट है इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है, एक्सप्लेनेशन। हिंदी शब्दकोश में जो छ है का क्रम क के बाद आता है। तो छ एक क्या है, ध्यान दीजिएगा, संयुक्त वर्ण है पहली चीज़, और छ जो बनता है क और स से मिल के बनाता है क्या, छ। तो किसके बाद आता है? तो क के बाद आता है। यहाँ पे देखिए क्या दिया है, क के बाद आ रहा है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो जो प वर्ग है, प फ ब भ म, इसका उच्चारण स्थान क्या था? ओष्ठ था। ठीक, तालु क्या था? च वर्ग था। ध्यान दीजिएगा, यहाँ दिया हुआ कंठ क वर्ग है, तालु क्या है? च वर्ग है, और मूर्धन्य क्या है? ट वर्ग। हमसे क्या पूछा है? प। तो दंत क्या है? त वर्ग, और प वर्ग क्या है? ओष्ठ होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। निम्नलिखित व्यंजनों में नासिक के व्यंजन है, तो नासिक के व्यंजन कौन सा है? तो यहाँ पे देखिए न, ढ, र, स। तो न जो नाक के माध्यम से थोड़ा बोला जा रहा है उसे क्या कहेंगे? नासिक व्यंजन। तो न हमारे यहाँ पे क्या है? नासिक व्यंजन है। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। असत्य कथन इसमें से कौन है ये बताना है। व्यंजन वर्गों की तीसरे, चौथे और पांचवें व्यंजन सघोष हैं, या फिर ये तो हमारा सही है, पहला हमारा सही है। जो हमारे सघोष होते हैं वो तीसरे, चौथे और पांचवें व्यंजन होते हैं, और व्यंजन वर्गों के पहले और दूसरे अघोष होते हैं, ये भी सही है। ठीक, समस्त स्वर घोष ध्वनियाँ हैं, घोष मीन्स सघोष के बारे में बात कर रहा है, तो सभी स्वर हमारे क्या होते हैं? सघोष होते हैं या फिर घोष। और सभी विसर्ग सघोष हैं, तो ये गलत है, सभी विसर्ग हमारे सघोष नहीं होते हैं। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। इसमें देखिए कह रहा है भाषा की मूल इकाई है, तो जो भाषा है इसकी मूल इकाई क्या होती है? अक्षर, संकेत, ध्वनि, वर्णमाला। तो इसका क्या होता है? मूल इकाई वो है ध्वनि। यहाँ पे देखिए क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहिए या फिर ध्वनि कहिए, यही होता है। ठीक, वर्ण दिया नहीं है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ध्वनि आ जाएगा। और भाषा की सार्थक इकाई क्या है? वाक्य। और भाषा में छोटी इकाई उपवाक्य होती है, मूल इकाई नहीं है। यहाँ पे देखिए छोटी इकाई के बारे में बात कर रहा है, तो उपवाक्य होगा। उपवाक्य में उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध होते हैं, और पदबंध से छोटी इकाई पद क्या होता है? शब्द। पद से छोटी इकाई अक्षर होते हैं, और अक्षर छोटी इकाई क्या होते हैं? ध्वनि या लेटर। तो आप इनको भी देख लीजिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो कोई शब्द है, इसकी छोटी इकाई क्या कहलाती है? स्वर, व्यंजन, वर्ण, अयोग, व। तो यहाँ पे देखिए वर्ण। शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण होती है। वर्णों के मेल से ही शब्द बनता है। यहाँ पे शब्द की छोटी इकाई क्या है? वर्ण, या फिर इसे ध्वनि भी कहा जाता है, याद रखिएगा, ध्वनि। और हिंदी में कुल कितने वर्ण होते हैं? 52। और 11 हमारे क्या हैं? स्वर होते हैं। स्वरों की संख्या 11 है, और व्यंजनों की संख्या टोटल 33 है। अयोग व हमारे 2 हैं, अयोग व 2 होते हैं, और 2 क्या है? द्विगुण होते हैं, ढ ढ। और 4 संयुक्त वर्ण हैं, छ, त्र, ज्ञ और स्र। इस चार्ट को भी अच्छे से देख लीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। वर्णों के कितने भेद हैं? तो जो वर्ण हैं उनके कितने भेद हैं? 10, 2, 7, 8। देखिए वर्ण जो होते हैं हमारे सिर्फ 2 होते हैं, तो कौन कौन से? एक स्वर, एक व्यंजन। तो मूल स्वरों की संख्या 11 है, और व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33। ठीक, तो यहाँ पे देखिएगा दे रखा है सभी, तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। स्वर जो होते हैं अ, आ, इ, उ और री भी होता है, ए, ऐ, ओ, औ। तो 11 हो गए यहाँ से। व्यंजन, तो जो सभी स्पर्श व्यंजन होते हैं 25 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन या हुआ 4 होते हैं, उसमें व्यंजन 4 होते हैं। सभी जोड़ लेंगे कितना आ जाएगा? 52। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। कौन से शब्द में र व्यंजन नहीं है? तो जो र है इसमें किस शब्द में हमारा ये र नहीं है? मात्र, क्रम, मूर्धा या फिर मातृभूमि। तो इसमें देखिएगा मूर्धा में, यहाँ पे मातृभूमि में देखेंगे तो म, आ, म के साथ क्या आएगा? आ, और जो त है त के साथ री आएगा, र नहीं है। और भूमि में जो भ है उसके साथ बड़ा हो, और यहाँ पे म है उसके साथ छोटी है। तो इसमें देखिए नहीं है, किसमें नहीं है? मातृभूमि में। ठीक, तो डी आंसर हमारा क्या हो जाएगा? राइट। बाकी जो मात्र है इसमें देखिए र आ गया। क्रम है, क्रम को अगर हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो क्या आ जाएगा? क्रम में यहाँ पे भी देखिए र आ गया। मूर्धा में यहाँ भी र आ गया। किसमें र नहीं मिला? मातृभूमि में। ठीक, तो डी आंसर राइट है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78। कौन सा व्यंजन नासिका द्वारा उच्चरित होता है? तो नासिका द्वारा उच्चरित होने वाला व्यंजन कौन सा है? ड़, ड, ज, द। तो देखिए यहाँ पे जो ड़ है, ड़ आप बोलेंगे तो यहाँ पे नासिका द्वारा मतलब नाक के द्वारा कुछ ना कुछ
उच्चारण उत्पन्न हो रहे हैं। तो ड़ व्यंजन नासिका द्वारा उच्चारित होते हैं। वर्णमाला में 5 वर्ण है जिनका उच्चारण स्थान मुख और नासिका से होता है। अंगा, ड़, ञ, ड़, न, म और अनुस्वार जितने होंगे सभी नासिका द्वारा होते हैं। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 79। स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है? तो कोई स्वर रहित क्या है हमारा व्यंजन है, जब स्वर सहित व्यंजन से क्या करे मिल जाए तो क्या कहलाएगा? संयुक्ताक्षर, तालव्य, द्वितत्व या फिर स्वर तंत्री। तो ध्यान दीजिएगा, इसका जो राइट आंसर हुआ है ये संयुक्ताक्षर। ठीक, जब कोई स्वर रहित व्यंजन स्वर सहित व्यंजन से संयोजन होता है तो उसे क्या कहेंगे? यह संयोग हमारा संयुक्ताक्षर के रूप में जाना जाता है। जैसे छ, त्र, ज्ञ, स्र, ये 4 क्या हैं हमारे संयुक्ता व्यंजन कहलाते हैं। ठीक, तो इसका मतलब हो गया संयुक्त व्यंजन हमारे यही है 4। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 80। यहाँ पे दे रखा है निम्न में तालव्य ध्वनि है। तो तालव्य किससे था? च, ट, त, प। तो च वर्ग जो है वो हमारा तालव्य ध्वनि होते हैं। तो च, छ, ज, झ, ञ। तो यहाँ पे देखिएगा च, छ, ज, झ, ञ तो कोई है नहीं इसमें से, तो किससे आ जाएगा? एक तालव्य ध्वनि और भी होता था, क्या? ध्यान दीजिएगा, य और स, छोटी बड़ी भी हमारा किससे होते थे? तालव्य से। तो स जो हो जाएगा ये हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, देखिए यूपी पुलिस में पूछे गए क्वेश्चन है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस चार्ट को भी याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 81। निम्न में से कौन सा वर्ड अघोष है? तो अघोष जो वर्ड होता था वो क्या था? दूसरा, पहला और दूसरा जो वर्ड आता था वो हमारा अघोष था, और जो तीसरा, चौथा और पांचवा ये हमारे क्या होते थे? सघोष। तो अघोष वर्ड पूछ रहा है तो क क्या है? पहला दूसरा में आ रहा है क्या? हाँ, तो हमारा क्या हो जाएगा? अघोष। बाकी ग, घ और जो ज है, यहाँ पे ज लिखा हुआ है तो ज सभी क्या हो जाएंगे हमारे? सघोष। तो अघोष पूछ रहा था तो अघोष क्या है? क। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 82। क्वेश्चन नंबर 82। वर्डों के समुदाय को क्या कहते हैं? जो वर्ड है इनके समुदाय को क्या कहेंगे? वर्णमाला, अक्षर, सर्वनाम, क्रिया। तो देखिए वर्डों के समुदाय को क्या कहा जाता है? वर्णमाला। ये तो बहुत आसान था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 83। अय के उच्चारण में और की सहायता ली जाती है। तो जो अय है इसके उच्चारण में किसकी सहायता ली जाती है? इसका राइट आंसर है कंठ तालु। वैसे भी जो अय है ये हमारा कंठ तालु ध्वनि होता है। तो यहाँ पे पहले में क्या हो जाएगा? कंठ, और दूसरे में क्या हो जाएगा? तालु। तो कंठ तालु दोनों की सहायता लेके हम क्या बोलते हैं? अय। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 84। जिन वर्डों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो ऐसे वर्ड जिनका उच्चारण क्या हो? स्वतंत्र हो, वो हमारे क्या कहलाएंगे? स्वर कहलाते हैं। ठीक, आते हैं, ये तो परिभाषा था स्वर का एक तरह से। क्वेश्चन नंबर 85। इसमें देखिए कह रहा है कि ढ वर्ग का उच्चारण स्थान है और वर्ग है। तो क्या है? ढ जो है इसका उच्चारण स्थान क्या है? त वर्ग का है, त वर्ग में आता है, या फिर ट वर्ग में, या फिर ट वर्ग में, या फिर ट वर्ग में। तो ट, ठ, ड, ढ, ढ, इसका मतलब ट वर्ग तो है। ठीक, इसके बाद कह रहा है और वर्ग, वर्ग कौन सा है? तो ट, ठ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वर्ग ये चौथा होता है। ट, ठ, ड, ढ, तो ढ किस पे आ रहा है? तो चौथा क्या हो जाएगा? यहाँ पे बी आंसर यहाँ राइट हो जाएगा। ट वर्ग का है और चौथा। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 86। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में जो स्वर है वो देखिए 11 है। यहाँ पे री भी एक स्वर है, जो री होता है ये भी हमारा एक स्वर होता है। तो यहाँ पे दिया है अ, आ, इ, उ, उ और री, ए, ऐ, ओ, औ। तो 11 स्वर हो गए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 87। वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? तो ऐसा कौन सा अक्षर है जो क्या नहीं है? पुल्लिंग नहीं है। बाकी सभी स्त्रीलिंग है, तो पुल्लिंग कौन सा नहीं है? तो देखिएगा इसका राइट आंसर है छोटी, बड़ी। ये अक्षर क्या होते हैं? पुल्लिंग नहीं है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं च वर्ग ध्वनियाँ किस वर्ग में आती हैं? तो च क्या था? कंठ तो हमारा क वर्ग था। च जो है तालु था, तो तालव्य हो जाएगा हमारा। ठीक, दंत कौन सा था? तो दंत देखिए ये हमारा है त वर्ग, त, थ, द, ध। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 89। द, अ, क, स, अ, इससे कौन सा हमारा शब्द बनेगा? तो द, अ में पूरा द हो गया। क स मिलके क्या बनाता था? यहाँ पे देखिएगा छाता सा बनाता था, ये वाला। छाता सा नहीं, यहाँ पे छतरी छ, ये वाला। क स मिलके क्या बनाते हैं? छतरी छ। और यहाँ पे उसके साथ अ लग गया, तो अ लगने से पूरा छ हो जाएगा, और द, अ मिलके द, तो क्या बन जाएगा? दक्ष। तो ये आंसर यहाँ पे राइट है। ठीक, इसको मिला के देख लीजिएगा, यहाँ पे दक्ष बना हुआ है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 90। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वर्ड स्वर की सहायता से बोले जाएं उन्हें कहा जाता है। तो वर्ड, ऐसे वर्ड जो स्वर की सहायता से क्या हो? बोले जाएं उन्हें क्या कहा जाएगा?
ये देखिए यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है। तो स्वर कहेंगे, व्यंजन कहेंगे, वर्णमाला कहेंगे या फिर ध्वनियाँ कहेंगे। तो स्वर की सहायता से अगर बोला जाए तो क्या कहेंगे, व्यंजन। और जो ऐसा वर्ड जो स्वतंत्र हो अपने आप में उसे स्वर कहते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला था, स्वर की सहायता से बोला जाए वो व्यंजन है। बी आंसर क्या हो जाएगा, राइट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91। इसमें कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि व्यंजन को स्वर रहित दिखने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। तो स्वर रहित अगर देखना कोई व्यंजन है, उसको स्वर रहित दिखाने के लिए, मतलब स्वर उसमें नहीं है, किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ये भी देखिए यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है। अनुस्वार, हलंत, अनुनासिक या फिर स्वर। तो जो हलंत लगाते हैं जैसे क लिखेंगे तो ये इसमें क्या है, इसमें अ भी है, इसका मतलब स्वर इसमें है। ठीक, अगर हम क को कैसे लिख दें, क के साथ यहाँ पे हलंत लगा दें तो हमारा इसमें स्वर हट गया। जैसे ग में हलंत लगा देंगे तो जो हलंत लगाएंगे ना, यही हमारा क्या होता है, स्वर से अलग करता है। तो हलंत हटा देंगे, पूरा ग हो गया तो ये हमारा स्वर के साथ आ गया। तो ध्यान दीजिएगा क्या लगाते हैं, हलंत। तो स्वर रहित दिखाने के लिए हलंत का प्रयोग करते हैं। तो सी आंसर यहाँ पे राइट है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92। निम्नलिखित में से कौन से शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है। तो जो री है इसकी मात्रा का उपयोग हुआ है। देखिए यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ध्यान दीजिएगा इसमें क्रिया, रिपु, वर्षा, वृष्टि। तो यहाँ पे देखिए जो वृष्टि है इसमें री का प्रयोग हुआ है। तो डी आंसर क्या हो जाएगा, राइट। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा 92 क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में यूपी पुलिस में पूछे गए सभी क्वेश्चन थे, और सब जितने भी क्वेश्चन इसमें कराए गए हैं सभी किससे हैं, वर्णमाला से। ठीक, तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।